जी बेटा, पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हम डीएनए को जब न्यूक्लियस देते हैं एंजाइम टू ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, तो डीएनए के जो है वो ड्यू टू एक्शन ऑफ डीएनए, ड्यू टू एक्शन ऑफ न्यूक्लियस, द डीएनए डज नॉट break into the DNA does not break into identical segments. डीएनए आइडेंटिकल सेगमेंट्स में जो है वो नहीं टूटता, ठीक है, बल्कि क्या होता है, उसके फ्रेगमेंट की लेंथ में क्या आ जाता है, उसके फ्रेगमेंट की लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। यानी कि इसको आप कहते हैं कि जितने भी जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक होता है तो उसमें वेरिएबल लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आप जब डीएनए को ब्रेक करते हैं तो वो सारे के सारे आइडेंटिकल लेंथ के सेगमेंट नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते, उसकी रीजन पिछले लेक्चर में मौजूद है, मैंने आपको बड़ी वाज़ेह बताई हुई है, वो लाजमन पिछला लेक्चर देखिएगा। अब इस फिनोमिना को आप कहते हैं RFLP। FLP तो है फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आर से मुराद है रिस्ट्रिक्शन, और ये रिस्ट्रिक्शन किसको रेफर करता है, ये रिस्ट्रिक्शन असल में रेफर करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वही हैं जिनको आप क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस का, जिनको आप न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही ये है कि जब डीएनए को आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी न्यूक्लियस के जरिए ब्रेक करेंगे, तो न्यूक्लियस के जरिए ब्रेक होने पर डीएनए पूरा का पूरा जब टूटेगा तो वो आइडेंटिकल सेगमेंट्स में नहीं टूटेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए को आइडेंटिकल लेंथ में नहीं तोड़ता बल्कि वेरिएबल लेंथ्स में तोड़ता है। उसकी रीजन इंशाल्लाह आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगी। तो अब आइए, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहां पर क्या देखेंगे, अब हम यहां पर देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्योंकि अभी हमने कहा कि वेरिएबल लेंथ है ना, वेरिएबल लेंथ है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्योंकि वेरिएबल लेंथ है लिहाजा चले इनकी लेंथ मालूम करते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ मालूम करने का एक बड़ा ही स्पेसिफिक तरीका होता है, और उस तरीके को इंशाल्लाह अब हम यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि हमने उसके लिए जो मेथड है, उस मेथड को जो है वो हम यहाँ से ही अपनी बुक से ही पढ़ें। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम यहीं से डायग्राम पिक कर लेते हैं। इस डायग्राम को हमने जो है ना जरा गौर से पढ़ना होता है। जी बेटा, जरा इस डायग्राम में गौर कीजिए। इस डायग्राम के अंदर आपके पास एक ये डीएनए है, एक ये डीएनए है, एक ये डीएनए है, और ये एफएलपीज हैं। एफएलपी ये फुल लेंथ पेपर नहीं है बल्कि फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिक है। ये पॉलीमॉर्फिक है, यानी इन सब का ये वेरिएबल साइज फ्रेगमेंट्स, वेरिएबल साइज फ्रेगमेंट्स, यानी कि ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जिनका साइज क्या करता है, जिनका साइज वेरी करता है, ये कोई भी सेम नहीं। अब आप क्या करते हैं, आप इन सब डीएनए को इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब में डाल के आप इसको इस मशीन में डाल देते हैं। बेटा इस मशीन को आप, इस मशीन में होने वाला जो प्रोसेस है उसको आप कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसको एक एक करके तमाम अल्फाज को हम जो है वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है कि जिसमें आपके पास एक कंटेनर होता है, कंटेनर, और इस कंटेनर पे में आपके पास एक जेल होती है, एक जेल होती है। ये असल में जेल बड़ा ही थिक मटेरियल है जिसकी वजह से आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको जेल कहते हैं। और आप इस जेल के अंदर आप डिफरेंट पोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पोर इधर करते हैं, एक पोर इधर करते हैं, एक पोर इधर करते हैं, 3 पोर्स कर देते हैं।
जब आप 3 पोर्स कर देते हैं तो आप एक एक करके, ये जितनी टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक एक करके डीएनए इन पोर्स में डाल देते हैं। यानी अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, यहां 2 लिख देता हूं और यहां 3 लिख देता हूं। यानी इन तीनों पोर्स के अंदर उन टेस्ट ट्यूब्स का डीएनए है जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप ये इसमें डाल देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल भी लगा होता है, नेगेटिव टर्मिनल भी लगा होता है। ये मैंने उल्टा बना दिया, इसको हम यहाँ नेगेटिव रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव। आप क्या करते हैं, आप इसके साथ तार जुड़ी हुई होती है, आप इसको क्या दे देते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, आप इसको ऑन कर देते हैं। अब आपको पता है डीएनए पे चार्ज क्या होता है? जी बेटा जल्दी से बताइए, व्हाट इज द चार्ज ऑन डीएनए? पॉजिटिव होता है सर। नेगेटिव होता है, बेवकूफ आदमी। डीएनए पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए जब सॉल्यूशन में जाता है तो वो H पॉजिटिव वो कर देता है, रिलीज कर देता है। जब H पॉजिटिव रिलीज करता है तो उसी की वजह से तो आप उसको एसिड कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जैसे ही वो H पॉजिटिव गिव अप करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब आप ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज चल रहा है। आपको पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये डीएनए एक रेस शुरू कर देते हैं, किस तरफ जाने की, ये डीएनए शुरू कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने की। और बेटा यहां तक कौन पहुंचेगा, द शॉर्टेस्ट, मैंने आपको क्या कहा है, इनकी लेंथ क्या है, इनकी वेरिएबल लेंथ होती है, वेरिएबल लेंथ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ डीएनए would reach the end point first। जैसे ही वो पहुंचेगा आप इसको ऑफ कर दें। अब जो आपके पास डिजाइन आएगा ना, अब जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। यहां से हम डायग्राम पकड़ते हैं, ये देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब का इंप्रेशन है फॉर एग्जांपल, ये एक टेस्ट, तो इसी को पकड़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यहां से हम इस एक टेस्ट ट्यूब का इंप्रेशन पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, वेट कीजिएगा, ये आपके पास आ गई टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और आप इस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 को अब जो है वो इसको रिजल्ट के तौर पे कंसिडर करने लगे। बेटा ये जो बैंड्स आपके सामने अपीयर हो रहे हैं ना, ये जितने बैंड्स आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इसमें आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि जो सबसे ऊपर का बैंड है, जो सबसे ऊपर पहुंचा हुआ बैंड है, ये वाला, ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट लेंथ डीएनए। यानी ये जो हमने डीएनए यहां से इसमें पुट किए थे, ये इसका रिजल्ट निकला है। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक भी होती है बेटा, इसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग। अभी मैं इस रिजल्ट के बजाय पहले इस टेक्निक को वो जो है वो कर लेता हूं। ब्लॉटिंग क्या होता है, ब्लॉटिंग होता है टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ जेल, ये जो जेल आपने चलाई है, ऑन टू अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के ऊपर आप इसका इंप्रेशन ले लेते हैं। मतलब आप यूं ही कह लीजिए कि आपने एक मास्टर कॉपी की फोटोकॉपी कराई। आपने क्या किया, पहले उसको जो है वो जेल, उसके ऊपर जेल चलाई, जेल चला लेने के बाद जब एक दफा जेल कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपने उसका इंप्रेशन किसके ऊपर ले लिया, आपने उसका इंप्रेशन ले लिया एक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जब आप उसको मेम्ब्रेन के ऊपर उसका इंप्रेशन लेते हैं इस टेक्निक में, ये देखिए, इस टेक्निक में जब आप उसके ऊपर इंप्रेशन लेते हैं तो इस टेक्निक को आप, ऊपर वाली टेक्निक जो है ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जो नीचे वाली टेक्निक है जिसमें आप ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें जेल निकालते हैं, सॉरी, इसमें से आप जो है वो जेल निकालते हैं और जेल निकालने के बाद
आप उसका इंप्रेशन ले लेते हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर आप इसका इंप्रेशन ले लेते हैं। जब आप इसका इंप्रेशन ले लेते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, नीचे वाली टेक्निक ब्लॉटिंग। इस टेक्निक को आप ब्लॉटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप एक दफा इसका इंप्रेशन ले लेते हैं तो इंप्रेशन अब जो है वो आपको इस तरह नजर आता है कि सबसे आगे जो पहुंचा हुआ वो शॉर्टेस्ट है, उसके बाद फिर उससे ज्यादा लॉन्ग फ्रेगमेंट, फिर उससे ज्यादा लॉन्ग, फिर उससे ज्यादा लॉन्ग। यानी कि ये जो इंप्रेशन है ना, ये आपके होल डीएनए का। आपने अपने डीएनए को किससे गुजारा था? आपने डीएनए के ऊपर एक्शन करवाया था न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस ने क्या बना दिए थे? न्यूक्लियस ने वेरिएबल लेंथ के डीएनए बना दिए थे, वेरिएबल लेंथ फ्रेगमेंट्स बना दिए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि इसने वेरिएबल लेंथ के फ्रेगमेंट्स बना दिए थे। उन फ्रेगमेंट्स को आपने जेल से गुजारा, उनको आपने उनकी रेस लगवाई, उस रेस के बाद आपने उनका इंप्रेशन लिया। जब आपने रिजल्ट देखा तो पता लगा कि आपका जो होल डीएनए है उसमें कुछ फ्रेगमेंट बहुत आगे हैं, फिर कुछ उससे पीछे, फिर कुछ, ज्यादातर जो हैं वो काफी लंबे फ्रेगमेंट्स हैं आपके डीएनए, और ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इस जरिए से आप, ये क्या चीज होती है, इस जरिए से आप क्या पता लगाते हैं? लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब फायदा क्या है इसका? आप बहुत अच्छे तरीके से इसका फायदा ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा डीएनए टेस्ट। अब वो डीएनए टेस्ट क्या है? डीएनए टेस्ट यही चीज है। डीएनए टेस्ट में क्या होता है? डीएनए टेस्ट में आप फॉर एग्जांपल एक बच्चे का, ये एक यहाँ पर केस इन्होंने लिया हुआ, एक बच्चा है जिसके क्लेम्स में जो है वो जिसको क्लेम करने वाला, सबसे पहले तो ये एक सादा सा जो है वो केस है, ये बिल्कुल नॉर्मल केस है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इस केस में वो बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये उस बच्चे की मदर है, ये उस बच्चे का फादर है। अब इस बच्चे के जो फ्रेगमेंट्स हैं, इस बच्चे का जो डीएनए है वो अपने मदर और फादर से सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है। फॉर एग्जांपल, ये जो फ्रेगमेंट है बच्चे का, बेटा ये जो अब आप टेक्निक पढ़ने लगे ना, इसको आप कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये वो फिंगरप्रिंटिंग नहीं है जो पहले जमानों में होती थी। ये जो फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लेंथ टू लेंथ जोड़ते हैं और आप अंदाजा लगाते हैं कि कितने फ्रेगमेंट इसके किससे मिलते हैं, मदर और फादर में से। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, सॉरी बुक ओपन करते हैं, ये वाला फ्रेगमेंट इसका मदर से मिल रहा है, ये वाला फ्रेगमेंट फादर से मिल रहा है, ये मदर का यूनिक है। ये वाला फ्रेगमेंट मदर और चाइल्ड का सेम है। यहाँ पर जो फ्रेगमेंट है वो चाइल्ड और फादर का सेम है। यहाँ पर ये, अब मुझे ये बताइए कि why the child has different length of DNA, different length of DNA at many points। कई जगहों पर चाइल्ड के जो डीएनए की लेंथ है वो बड़ी यूनिक है। क्यों? जी बेटा, बड़ी यूनिक है, क्या वजह? पॉलीमर की वजह से। किसकी वजह से? पॉलीमर्स। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म तो है, लेकिन मदर और फादर से इतने डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक लेंथ्स क्यों आई? इसका जवाब ये है बेटा कि बच्चे में जो डीएनए आता है वो ना तो एग्जैक्ट फादर का अपना होता है और ना एग्जैक्ट मदर का अपना होता है। एग में वो होता ही नहीं है डीएनए जो मदर का अपना होता है, क्योंकि उसमें वो क्रॉसओवर हो चुका होता है। यही जो है वो मेल गैमीट की होती है, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है। लिहाजा बच्चे के जो डीएनए होता है उसके अंदर जो लेंथ्स होती हैं वो मदर से भी डिफरेंट होती है, फादर से भी डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या काउंट होता है? यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी काउंट होती है। जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना ही ज्यादा जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये जो एक केस है, ये एक केस आपके पास यहाँ पर है, जिसमें एक केस ऐसा आया हुआ है कि जिसके अंदर जो है वो
एक बच्चा जो है उसके 2 फादर क्लेम 2 फादर जो है उसके क्लेम कर रहे हैं। अब उसमें आप देखिए कि आप इस पूरे के पूरे, मदर एक ही है जाहिर है, चाइल्ड एक ही है, फादर जो है वो 2 क्लेम कर रहे हैं इसको। अब क्या करते हैं, आप मदर का भी डीएनए लेते हैं, चाइल्ड का भी डीएनए लेते हैं, फादर 1 का भी डीएनए लेते हैं, फादर 2 का भी डीएनए लेते हैं। इन सबको आप जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किन किन प्रोसेसेस से गुजारते हैं, जेल से भी गुजारते हैं, आप इसको ब्लॉट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि कितनी लेंथ्स किस फादर की, मदर की कितनी लेंथ्स मिलती है और कौन सा जो क्लेमर है उसकी जो है वो बच्चे से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मदर और चाइल्ड, ये मदर और चाइल्ड की मिल रही है, फिर यहाँ पर आकर ये मदर और चाइल्ड के मिल रहे हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा बेसिक डीएनए तो काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता लगता है कि बच्चे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डीएनए है। F1 जो क्लेमर 1 है उसका काफी डिफरेंट है, जबकि F2 की जब आप बात करते हैं तो ये वाला डीएनए भी मिलता है, ये 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 नीचे आते जाएं। अब यहां से क्या पता लगता है कि जो एक्चुअल जो क्लेमर है वो F2 इज अ ट्रू क्लेमर, जो सही है, ठीक है। तो ये इसको आप कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बिल्कुल इसी तरीके से ये तो हो गया जिसमें जो चाइल्ड, इसको आप कहते हैं ना चाइल्ड वाला केस है, ठीक है। इसको एक और नाम भी देते हैं, मेरे से वो नाम निकला हुआ, लेकिन ये जो केस है ये अब फोरेंसिक का केस है, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक औरत जो है उसका हो गया मर्डर, एक औरत का मर्डर हो गया, और औरत के मर्डर में 3 सस्पिशियस है, 3 पर्सन्स हैं जिनके ऊपर हमें जो है वो शक है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो पता ये लगता है औरत की बॉडी पे से कहीं से भी कोई एक सेल हमें मिल जाए जो कि मर्डरर का हो, जो कातिल का। इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि वो औरत कत्ल होते हुए गला घोट के आमतौर पर मारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो औरत कत्ल होते हुए उसके बाल नोच लेती है, स्किन पे नोच लेती है, तो उस औरत की नाखूनों के अंदर जो कल्प्रेट होता है ना, जो मर्डरर होता है, जो कातिल होता है, उसके सेल्स, स्किन के सेल्स यहाँ फंस जाते हैं। ये क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, वहां से सैंपल उठाते हैं, सैंपल उठा के उसमें से डीएनए निकालते हैं, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसको ब्लॉटिंग करते हैं, ब्लॉटिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। अब वो आपके पास कौन सा ब्लड आ गया, वो ब्लड है जो उस औरत के नाखूनों के अंदर मुजरिम का फंसा हुआ है। अभी आपने मुजरिम नहीं पकड़ा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, 3 पर्सन्स हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हमें शक है, ठीक है। 3 सस्पेक्ट्स, तीनों का आप जो है वो डीएनए सैंपल लेते हैं, उनको भी जेल से गुजारते हैं, उनकी भी ब्लॉटिंग करते हैं। अब ये आपके पास जो वो स्किन का स्पेसिमेन है जो किसका है, कल्प्रेट का, असल कल्प्रेट, जो असल कातिल है, जो असल मर्डरर है, ये उसका, ये वो 3 हैं जिन पे शक है। आप क्या करते हैं, आप इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, आप देखते हैं किसका डीएनए सबसे ज्यादा इससे मिलता है। ये आपका बेसिक डीएनए, ये वो डीएनए है जिसकी बुनियाद पे आपने पकड़ना है। जी बेटा, यहां से शुरू करते हैं। ये नहीं, ये किसी हद तक मिलता है बट नॉट दैट मच, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ओके जी, इसको फ्री करते हैं। सेकंड पे आइए, नो, ये किसी हद तक मिलता है बट दैट डजंट मैटर। मैंने कहा ना आपको परसेंटेज काउंट होगी, ठीक है। ये भी नहीं मिलता, नो नो, बेसिक डीएनए तो तमाम ह्यूमंस का सेम होता है, दैट डजंट काउंट, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं नो। इसका चेक कर लेते हैं, ये देखिए, नाउ दिस इज द एक्चुअल मर्डरर, दिस इज द कल्प्रिट। ये है जिसको आप कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस टेक्निक को आप क्या कहते हैं, ये जो आपका टॉपिक है एनालाइजिंग डीएनए, ये ऐसे ही नहीं। अब इस जरिए से आप एवोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, 2 डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए कंपेयर कर रहे हैं, आप एवोल्यूशन कंपेयर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में जो एवोल्यूशन है वो कैसे होती है।
या कोई ऑर्गेनिज्म डीएनए के लिहाज से एक दूसरे से कितने करीब, इस तरीके से आप ये भी पता लगा सकते हैं। आप बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकते हैं, आप जीन म्यूटेशन का डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है इस एक टेक्निक के जरिए। ठीक है, तो हम यूं करते हैं, हम जरा एक दफा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसकी एनिमेशन देखने की कोशिश करते हैं, इसको जो है वो कैसे होती है। This kind of an image is not new to us, especially for people who love forensic science. But what exactly is this? It's an image of the separated DNA fragments on a piece of gel. And the process of separating them is called gel electrophoresis. Doesn't this sound... Let's have a look at this in detail. To understand the principle and working, let's take the analogy of a sieve. We know that if a mixture of different sized particles is poured onto a sieve, then only the particles smaller in size than the pores will escape, while those bigger in size will be retained back. Here, the size of the particles is the only parameter used for their separation. Same is the case with the DNA fragments. When our DNA sample containing various sized fragments is loaded onto a gel, then the charge applied across the gel helps in the mobility of these fragments. However, not all fragments move at the same pace. Those which are smaller move ahead, and those which are larger in size find it difficult to move. To understand this better, let's zoom into the gel that is prepared for the experiment. Here, at the microscopic level, we find that the gel appears to be a mesh-like structure and the pore size is nearly constant throughout. So now imagine what will happen if different sized DNA fragments are made to pass through these pores. It's obvious that the small sized fragments will escape the pores faster, while the larger fragments will find it difficult to come out. They will take a lot of time to cross the smaller pores and thus will lag behind. This is how we can understand the principle of separation of the DNA fragments based on their sizes. Now let's see how the procedure works. The first requirement is the complete setup. This will include the load well-like structures into the gel. And why do we do that? Mixture. Or at the center, negative charge. Negative terminal, charged anode. करते हैं, होल करने के बाद आप उसमें अब डीएनए डालेंगे। ये देखिए। The mixture of gel, buffer of electricity. Buffer solution basically electricity को control। ये आपने solution डाल दिया। With the help of travels a bit dye. अब ये इसमें the loading dye is selected in such a way that it travels a bit faster than the DNA segments present in the mixture. And why is that so? That's because we want the loading dye to reach the terminal end faster than the DNA. Once the dye reaches the anode, we get an indication that the DNA must have reached somewhere near and thus the power supply has to be turned off. Moving ahead with the next, what can we make possible now? यहाँ से जो है वो आप क्या करते हैं? ये एथिडियम ब्रोमाइड असल में क्या है? ये एथिडियम ब्रोमाइड असल में एक स्टेन है जिसके जरिए हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा डीएनए की पोजीशन कहाँ पर। इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आता है, जस्ट लाइक अ पेज, जस्ट लाइक अ शीट, ऐसे करके हमारे पास रिजल्ट आता है। हम उसको जो है वो फिर हम उसको रीड करते हैं। Clearly see, separate the larger has been successful one the bands on acted. This it works. ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ अगर हम देखें कि अगर हमें ब्लॉटिंग की भी मिल जाए ना एनिमेशन, तो इट वुड बी गुड। ये तो वो आ गया। यहाँ पर आपके पास जो है वो, खैर ये इतना बोल रही है, इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में देख लेंगे। तो ये है टोटल वो जो टेक्निक्स है जिसके जरिए आप डीएनए को एनालाइज करते हैं और इसकी ये एप्लीकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या क्या आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो ये बेटा क्लियर है?
क्लियर। ओके ओके, अब इसको जो है वो इंशाल्लाह हम बाकी कल देखेंगे आप लोगों का